नमस्कार आप सभी के लिए। मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन और आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण। चूंकि आप जानते हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने राजनीति में नए अध्यायों को, नए प्रयोगों को और नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान के वर्गीकरण के संबंध में अरस्तु के पहले किस विचारक ने ध्यान दिया, है ना। तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो ने अपनी कृति स्टेट्समैन में संविधान का वर्गीकरण किया। संविधान का वर्गीकरण किया, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु एकमात्र ऐसा विचारक नहीं जिसने संविधान के वर्गीकरण की बात की है। अरस्तु के पहले उसका जो गुरु था प्लेटो ने भी संविधान के वर्गीकरण की बात की। ये कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्लेटो ने 3 रचनाएं लिखी, महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारी रचनाएं, लेकिन राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो 3 उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और तीनों रचनाओं में उसने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए। रिपब्लिक की हम बात करते हैं, रिपब्लिक की यदि हम बात करें तो रिपब्लिक में उसने न्याय सिद्धांत दिया। रिपब्लिक में उसने न्याय सिद्धांत दिया, इसी में उसने साम्यवादी सिद्धांत दिया, इसी में उसने शिक्षा सिद्धांत दिया, है ना। और जब रिपब्लिक के बाद जब उसने सेकंड रचना स्टेट्समैन लिखी तो उसने न्याय सिद्धांत को के आगे बढ़ के उसने संविधान का वर्गीकरण किया। और इसकी जो तीसरी पुस्तक थी द लॉज, इसमें उसने विधि के शासन की बात की, विधि के शासन की बात की। कहा जाता है कि जिस समय अरस्तु ने प्लेटो की एकेडमी में शिक्षा अर्जित करने के लिए एंट्री ली, प्रवेश लिया, उस समय प्लेटो अपनी 2 कृतियों की रचना कर रहा था, एक स्टेट्समैन और दूसरा लॉज। अरस्तु के एकेडमी में जाने के पहले प्लेटो रिपब्लिक लिख चुका था, ठीक है। कहा जाता है कि अरस्तु के ऊपर प्लेटो की रिपब्लिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन प्लेटो ने जो बात की जो रचनाएं लिखी स्टेट्समैन और लॉज, इसका प्रभाव अरस्तु के ऊपर देखा जा सकता है। ये बात इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि विधि के शासन पर अरस्तु भी जोर देता है और संविधान के वर्गीकरण पर अरस्तु भी जोर देता है। और ये दोनों सिद्धांत कहीं ना कहीं प्लेटो के स्टेट्समैन और लॉज से निकल के सामने आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण का जो मूल स्रोत है वो निश्चित रूप से प्लेटो का स्टेट्समैन ही रहा होगा। संभावना व्यक्त की जा सकती है क्योंकि उस सीक्वेंस में यदि अपन देखें तो, ठीक है। लेकिन प्लेटो के संविधान के वर्गीकरण में और अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण में काफी जमीन आसमान का अंतर था। प्लेटो का जो वर्गीकरण है वो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन अरस्तु का जो संविधान वर्गीकरण है उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। देश और दुनिया में इसके हमें परिणाम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अरस्तु का जो संविधान का वर्गीकरण है वो ज्यादा वैज्ञानिक है बजाय प्लेटो के वर्गीकरण के, ठीक है। अरस्तु के बाद एक और विचारक हुआ जिसका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है, ठीक है। और मैकियावेली को इसलिए भी आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने राजनीति और धर्म दोनों को अलग अलग कर दिया था। अरस्तु ने राजनीति और नीति शास्त्र को अलग कर दिया था और मैकियावेली ने राजनीति और धर्म को अलग अलग कर दिया था। मैकियावेली ने भी राजनीति के संबंध में व्यवहारिक दर्शन दिया। कहा जाता है कि राजनीति में जो साम दाम दंड भेद, जिसे अपन कहते हैं अवसरवादिता, चंचलता, चपलता,
ये सारी की सारी चीजें राजनीति में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? मैकियावेली को दिया जाता है। सामान्यतः चाणक्य ने भी इन चीजों का उपयोग किया, लेकिन मैकियावेली को ज्यादा श्रेय दिया जाता है, क्योंकि चाणक्य के सिद्धांत उस समय शायद प्रचलित ना रहे हों, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो 20वीं सदी में प्रकाशित हुआ। तो अपन ये मान सकते हैं, हो सकता है स्रोत चाणक्य रहा हो, लेकिन चूंकि राजनीतिक पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में यदि देखा जाए तो मैकियावेली को इसके श्रेय दिया जाता है। मैकियावेली कहा करता था कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए, अर्थात पूरी तरह राजनीति को एक अवसरवादिता की ओर ले जाने का श्रेय मैकियावेली को दिया जाता है। और आधुनिक राजनीति का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने राजनीति और धर्म को अलग अलग कर दिया था। क्लियर? तो मैकियावेली ने भी संविधान का वर्गीकरण दिया। मैकियावेली ने भी क्या किया? संविधान का वर्गीकरण दिया। प्लेटो ने भी संविधान का वर्गीकरण दिया, और इनसे हटके फिर किसने दिया? अरस्तु ने दिया। अरस्तु ने भी संविधान का वर्गीकरण दिया। प्रश्न उठता है कि कहां दिया? अरस्तु की जो कृति है पॉलिटिक्स, जो अरस्तु की कृति है, इसके तीसरे अध्याय में, तीसरे भाग में, अध्याय भी कह दो या भाग कह दीजिए आप, अरस्तु के तीसरे अध्याय में या तीसरे भाग में संविधान वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। संविधान वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। इस चीज को याद रखना है अपन को, है ना। कई बार ये पूछा जाता है कि अरस्तु की किस कृति के किस भाग में संविधान वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को अपन को याद रखना है। दूसरी बात अपन को याद रखना है कि इसके दो और भाग हैं, एक चौथा भाग है और एक है छठवां भाग। तीसरे भाग में सिर्फ संविधान वर्गीकरण की बात करता है, ठीक है, लेकिन चौथे और छठवें भाग में वो संविधान वर्गीकरण की पूरी व्याख्या करता है, डिटेल। संवैधानिक वर्गीकरण की जो है वैज्ञानिक जो व्याख्या करता है वो करता है चौथे और छठवें में, है ना। कैसे? वैज्ञानिक व्याख्या करता है वो संविधान के वर्गीकरण की चौथे और छठवें में, ठीक है ना। क्या समझ में आया? सबसे पहली बात, तीसरे अध्याय में उसने संविधान वर्गीकरण की बात की है, और उसके बाद उसका जो डिटेल, जो वैज्ञानिक उसने अध्ययन, वो विश्लेषण किया है, वो किया उसने चौथे और छठवें अध्याय में। क्लियर ना? चलिए आगे बात करते हैं। अरस्तु की दृष्टि में संविधान है क्या? संविधान है क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। अरस्तु कहा करता है कि राज्य का जो निर्माण है वो संविधान के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, वो ये भी कहता है कि संविधान और शासन एक दूसरे के पर्याय है। सामान्यतः अपन लोग ये कहते हैं कि संविधान अलग होता है, शासन अलग होता है। शासन संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, संविधान शासन के अकॉर्डिंग नहीं। क्लियर ना? लेकिन अरस्तु क्या करता है कि शासन और संविधान लगभग एक दूसरे के पर्याय है। वो ये कहा करता है कि जैसी शासन व्यवस्था जिस रास्ते पर चलेगी, संविधान भी उसी रास्ते पर चलेगा। शासन की जो धारा है वो जिस रूप में चलेगी, संविधान भी उसी रूप में चलेगा। समझ में आया ना? तो राज्य को संचालित करने के लिए शासन और संविधान दोनों की जरूरत है, लेकिन अरस्तु इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो वो शासन और संविधान को लगभग एक दृष्टिकोण से देखता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अरस्तु में हो सकता है ये ना समझ रही हो कि वो संविधान और शासन का अंतर नहीं कर पाया, है ना। वो शासन को ही संविधान समझता रहा और संविधान को ही शासन समझता रहा। आधुनिक परिभाषा में देखा जाए तो शासन अलग होता है, संविधान अलग होता है, लेकिन अरस्तु की दृष्टि से यदि देखा जाए तो शासन और संविधान लगभग एक ही चीज है ना, एक दूसरे के पर्याय हैं, और ये दोनों किसके लिए काम करते हैं? राज्य के लिए काम करते हैं। क्लियर? क्योंकि अरस्तु ये मानता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और नागरिकों के अच्छे जीवन के लिए ये काम करती है, अर्थात राज्य के बारे में उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है। क्लियर ना? तो पहली बात तो अरस्तु संविधान के बारे में कहता है कि संविधान मानव जीवन के लिए
के लिए एक पद्धति है। एक पद्धति है मतलब मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, है ना, उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उसका उठना बैठना कैसा होना चाहिए, उसके आचार विचार कैसे होना चाहिए, इन सारी की सारी चीजों के बारे में कौन बताता है? संविधान बताता है ना। जैसे अपन कहते हैं कि विभिन्न धर्म शास्त्र जितने भी, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी शास्त्र है, वो शास्त्र क्या है? वो मनुष्य के लिए आचार संहिताएं हैं। हमारा मानव जीवन कैसा हो, हम कैसे विशुद्ध तरीके से सुसंस्कारित नागरिक होने के साथ ही हम अपना जीवन जिए, संयत जीवन जिए, आचरण हमारा संयत हो, सामाजिक हम हो, धार्मिक मूल्यों में हम विश्वास करें, राष्ट्र के प्रति हम वफादार रहें। ये जो अच्छी अच्छी जो आचरण है, यह हमें कौन सिखाते हैं? धर्मशास्त्र सिखाते हैं, है ना। संविधान भी सिखाता है हमारे लिए। लेकिन अरस्तु का मानना क्या है कि जिस प्रकार विभिन्न धर्मों के धर्मशास्त्र हैं, ठीक वैसे ही संविधान भी मनुष्य के अपने आचरण को सुधार करने के लिए एक जीवन पद्धति के बारे में बताता है कि एक राज्य में एक नागरिक को किस तरीके का जीवन जीना चाहिए। इस बात का उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान में, पहली बात। दूसरा, वो ये कहा करता है कि संविधान में राज्यों के पदों का वितरण किया गया, पदों का वितरण किया गया है। इसको अपन ऐसे समझते हैं कि किसी भी राज्य में, भारत को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, या दूसरे किसी भी देश को ले लो, हर देश में संविधान में उस देश के महत्वपूर्ण पदों का उल्लेख किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में यदि अपन भारत की बात करें तो भारत में कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है, विभिन्न कई प्रकार के आयोग है, विभिन्न कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो उस राज्य के लिए काम करती हैं। तो संविधान एक विभिन्न पदों का वर्गीकरण है, विभिन्न पदों का वितरण है, अर्थात विभिन्न पदों के विभिन्न जितने भी पद हैं एक राज्य के अंतर्गत, जो चाहे वो शासन के हो या प्रशासन के हो, उन पदों के क्या कार्य होंगे, उन पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, उनके उनके सारे की सारी चीजों के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है। अर्थात संविधान एक ऐसा दस्तावेज है अरस्तु की दृष्टि में जो राज्य के महत्वपूर्ण पदों का वर्गीकरण करता है और साथ ही उसको वितरण भी के भी नियम बताता है कि किनको वो मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। जैसे अपन कहते हैं कि राष्ट्रपति पद की योग्यता है, किसमें लिख दिया? संविधान में। कैसे चुना जाएगा, उसकी क्या योग्यता रहेंगी, उसकी क्या अवधि रहेगी, सारी की सारी चीजों के बारे में उसमें दे दिया। उसकी शक्तियों के बारे में दे दिया कि वो क्या क्या काम करेगा, प्रधानमंत्री क्या काम करेगा, मंत्रिपरिषद क्या काम करेगी। बिल्कुल ऐसे ही संविधान अरस्तु की दृष्टि में क्या है? राज्य के विभिन्न पदों का एक वर्गीकरण है। ठीक है, विभिन्न पदों का उल्लेख किया, उन पदों के कार्यों का उल्लेख किया और उसने ये कहा कि इन पदों पर किनको बैठना चाहिए, इसके बारे में उसने पूरे संविधान में बताया। क्लियर ना? तीसरी बात उसने ये कहा कि इसमें सर्वसत्ता का निर्धारण होता है। सर्वसत्ता का निर्धारण किया जाता है। सर्वसत्ता मतलब एक राज्य का जो सर्वोच्च पद होता है, राज्य का सर्वोच्च पद जो होता है वो किसे प्राप्त होना चाहिए, इसके बारे में बता देता है। समझ में आना? सोचो यदि संविधान ना हो तो कैसे प्रजा किसी व्यक्ति की सर्वोच्चता को स्वीकार करेगा। आज की आधुनिक भाषा में देखा जाए तो राजनीति की मुख्य चीज होता है शक्ति और सत्ता, पावर और अथॉरिटी, है ना। यही सत्ता के पास होते हैं, यही शक्ति उनके पास होती है। ठीक है, लगभग वही बात कर रहा है अरस्तु। अरस्तु कह रहा है कि संविधान इस बात का निर्धारण करता है कि राज्य के सर्वोच्च पद पर कौन बैठेगा, किसको बैठना चाहिए, उसके क्या कार्य होना चाहिए। अर्थात सर्व सत्ता, संपूर्ण सत्ता, सारी की सारी शक्ति किसके पास होना चाहिए, इस बात का निर्धारण भी कौन करता है? संविधान करता है। क्लियर ना? तीन चीजें हो गई। सबसे पहले अरस्तु की दृष्टि में संविधान क्या है? एक जीवन पद्धति है। दूसरा, पदों का वितरण किया गया है। और तीसरा, सर्वोच्च सत्ता का वो निर्धारण करता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो अरस्तु संविधान को दो वर्गों में बांट देता है। संविधान को दो वर्गों में बांट देता है। देखिए बहुत अब आते हैं महत्वपूर्ण चीज पर, है ना।
एक तो संख्या के आधार पर और दूसरा होता है उद्देश्य के आधार पर। एक संख्या और दूसरा उद्देश्य। सामान्यतः देखा जाता है किसी भी राज्य की बात करें तो किसी राज्य में कोई एक व्यक्ति शासन करता है, किसी राज्य में कुछ व्यक्ति शासन करते हैं, कई ऐसे राज्य होते हैं जहां बहुत सारे लोग शासन करते हैं। ठीक है, तो अरस्तु ने भी वही बात कही, एक व्यक्ति का शासन या कुछ व्यक्तियों का शासन या अनेक व्यक्तियों का शासन, बहुत सारे लोगों का शासन। ठीक है, अरस्तु कहता है कि यदि एक व्यक्ति का शासन है, एक व्यक्ति का शासन है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है राजतंत्र। अब देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि अरस्तु शासन और संविधान को लगभग एक ही मानता है ना। अपन लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र क्या है, संविधान है कि शासन है? शासन है, ना कि संविधान है। गणतंत्र क्या है, शासन है, ना कि संविधान है। लेकिन लोकतंत्र और गणतंत्र को जिस दिशा में चलेगा, संविधान भी क्या उसी दिशा में चलेगा। क्लियर ना। अरस्तु की दृष्टि में क्या है कि यदि किसी राज्य में किसी एक व्यक्ति के पास सर्वोच्च सत्ता है तो संविधान किस रास्ते पर चलेगा, उसी रास्ते पर चलेगी, राजतंत्रीय राज्य पर चलेगी, राजतंत्रीय मार्ग पर चलेगी। राजतंत्र की धारा चलेगी तो संविधान की धारा भी उसी साइड चलेगी। क्लियर ना। तो अरस्तु क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का शासन, जब एक व्यक्ति का शासन होगा तो वहां राजतंत्र होगा। कब तक, अब देखिए यहां अपन ने लिखा उद्देश्य, इसमें एक कॉलम और बना देते हैं, विकृत। शासन व्यवस्था को वो दो भाग में बांट देता है ना, एक उद्देश्य के आधार पर और दूसरा विकृत के आधार पर। यदि कोई यदि कोई राजा वंशानुगत आधार पर चुना जाता है, और राजतंत्र में स्वाभाविक सी बात है वंशानुगत आधार पर ही चुना जाता है, हो सकता है वो योग्य हो, ईमानदार हो, चाणक्य भी राजा के बारे में कहा करता था कि राजा को बिजुगिसु बोलता था। वो कहता था कि राजा को ईमानदार होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, सूझबूझ होना चाहिए, तात्कालिक निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। मैकियावेली कहा करता था कि लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए, अर्थात राजा को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। ठीक है, चाणक्य भी कहता है, मैकियावेली कहता है, अरस्तु भी यही कहता है कि राजा को कैसा होना चाहिए, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्मठ, श्रेष्ठ, है ना, ज्ञान में भी श्रेष्ठ हो। प्लेटो भी कहा करता था कि शासक कैसा होना चाहिए, दार्शनिक। 50 साल की शिक्षा अर्जित करने के बाद जो शेष बचे रहेगा वो क्या है, दार्शनिक शासक है। तो ऐसा दार्शनिक शासक जो ज्ञान गुण से अभिभूत है वो श्रेष्ठ ही होगा 100%। हम ये नहीं कह सकते कि वो निकृष्ट है, श्रेष्ठ ही होगा वो। अरस्तु भी कहता है कि एक व्यक्ति का शासन उसे हम राजतंत्र कहेंगे। कब तक, जब तक वो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो राजा बना हुआ है, वो राज्य हित में काम करता है। किसके हित में काम करता है, राज्य के हित में। अब राज्य हित क्या है, राज्य हित, राज्य हित राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए, है ना, इन सारी की सारी चीजों के बारे के संबंध में यदि राजा काम करता है तो वो क्या कहलाता है, राज्य हित। अरस्तु कहता है कि जब तक एक व्यक्ति जो राजा है वो राज्य हित में काम कर रहा है तभी तक वो राजतंत्र है, तभी तक क्या है, वो राजतंत्र है। क्लियर। एक राजा एक समय तक राज्य हित में काम करेगा, जरूरी नहीं कि कोई योग्य राजा है तो उसका पुत्र भी राजा हो, उसका पुत्र भी बुद्धिमान हो, है ना। जैसे अपन उसके रोम के बारे में कहा जाता है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानियां भी हमने सुनी है ना। कुछ अच्छे राजा भी रहे, जैसे यदि महाभारत काल में जाया जाए तो पांडु जो थे बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र को वध का भी लोलुपता थी और पुत्रों की भी लोलुपता थी। इसके कारण वो महाभारत हुआ। रामायण में भी देखा जाए तो रामचंद्र जी महान राजा रहे, नो डाउट। दशरथ ने अच्छा शासन किया है, लेकिन कई राज्यों में ऐसा होता है कि कोई राजा बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जो उसकी पीढ़ी जो नीचे वाली पीढ़ी जो होती है, जब अपन उसको राज सिंहासन पर बैठा देते हैं तो वो क्या करता है, जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान है, जरूरी नहीं कि वो अपने पिता के रास्ते पे चले, वो अपना रास्ता अलग बनाने की कोशिश करता है। हो सकता है कि वो अपने हित में काम करना शुरू कर दे, हो सकता है वो कानून का दुरुपयोग करना शुरू कर दे, हो सकता है राज्य सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर दे। क्योंकि कई पुराना इतिहास यदि उठा लिया जाए तो हर अच्छे राजा को कहीं ना कहीं उनके सिपह सालारों ने ही छद्म से या षड्यंत्र करके उनको मार दिया और सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। और जब इस प्रकार से सत्ता को कोई हाथ में लेगा तो क्या वो राज्य हित में काम करेगा? नहीं करेगा। समझ में आना? तो अरस्तु वो दोनों चीजें से वाकिफ था। सैद्धांतिक दृष्टि से वो ये कहा करता है कि यदि एक व्यक्ति का शासन है तो वो राजतंत्र है। कब तक? जब तक कि वो राजा राज्य हित में काम कर रहा है। ठीक है। जैसे ही एक राजा, चूंकि ये जो राजा होते हैं ये श्रेष्ठ वंश के लोग होते हैं, जनता से तो चुने नहीं जाते, श्रेष्ठ वंश के लोग होते हैं। श्रेष्ठ वंश मतलब जो राजवंशी, जो राजकुमार होते हैं, राजवंशी जो लोग होते हैं, इन्हीं में से इन्हीं का जो वरिष्ठ व्यक्ति होगा वो राजा बनता है। फिर उनके पुत्र वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो राजा बनते चले जाते हैं। अपन महाभारत में पढ़ते हैं कि दशरथ और कैकेयी का संवाद, हाँ रामायण में पढ़ते हैं ना। कैकेयी ने दशरथ से क्या करवा दिया था? रामचंद्र जी को वनवास भिजवा दिया था और भरत को क्या था? पुत्रमोह था ना, पुत्रमोह। मतलब बड़े बड़े जो राजवंशी के जो घराने होते हैं उनके अंदर क्या षड्यंत्र चलते रहते हैं ये हमें नहीं पता होता है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके अंदर षड्यंत्र चलता रहता है राजा को हटा के अपने पुत्र को या दूसरे इन चीजों को वहां पर बैठाने के लिए, राज्य सिंहासन की गद्दी को संभालने के लिए। तो एक राजा तब तक राजतंत्र है जब तक कि वो राज्य हित में काम कर रहा है। ठीक है। जैसे ही ये राजा राज्य हित में काम ना करके किसके लिए करने लगे? स्वहित में, स्वहित में काम करने लगेगा तो ये राजतंत्र क्या हो जाएगा? पहले उद्देश्य में था, एक उद्देश्य से चल रहा था, जैसे इसकी पथ विचलित हुआ, इसने अपना रास्ता तय किया, मनोविज्ञान चेंज हुआ, काम करने के तौर तरीके चेंज हुए, सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू किया, और वहीं ये राजतंत्र क्या बन जाएगा? निरंकुश तंत्र बन जाएगा। बन जाएगा निरंकुश तंत्र। बन गया निरंकुश तंत्र। जब ये निरंकुश तंत्र क्यों बन गया? क्योंकि राजा तो वही है, सत्ता नहीं बदली, व्यक्ति नहीं बदला। क्या बदला? सिर्फ उसके काम करने के तौर तरीके बदल गए। समझ में आना? जब अरस्तु कहता है कि क्रांति क्या है, क्रांति रक्तपात नहीं है, हिंसा नहीं है क्रांति, वो कहता है कि संविधान में आंशिक संशोधन भी होता है तो वो क्रांति है। ठीक है ना? तो यहां भी क्या हो गया? जब राजतंत्र से निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो गया तो इसको क्या कहोगे आप? क्रांति कहोगे ना, हम ना कहें। अरस्तु की दृष्टि में बोलते हैं कि ये क्रांति। क्लियर ना? तो क्या बदल गया? राजतंत्र था, जब तक वो राज्य हित में काम कर रहा था तब तक वो सही था, लेकिन जैसे उसने अपने स्वहित में काम करना शुरू कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए काम शुरू कर दिया, स्वार्थ के लिए क्या क्या दुरुपयोग कर दिया? शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग। शक्ति और सत्ता का क्या करना शुरू कर दिया उसने? दुरुपयोग। और जब वो दुरुपयोग करना शुरू करेगा तो उसे क्या कहोगे? राजतंत्र थोड़ी ना कहोगे, उसको क्या कहोगे? निरंकुश तंत्र, क्योंकि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, जनता के बीच में विद्रोह कब होगा? जब राजतंत्र था, अच्छा राजा था, प्रजा उसको स्वीकार कर रही थी, नो डाउट करेगी, है ना। लेकिन जब सत्ता बदल गई मतलब मनोविज्ञान बदल गया, निरंकुश तंत्र में पहुंच गए, तो जनता यहां भी झेलेगी स्वाभाविक। क्या करोगे आप? निरंकुश तंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, सत्ता उसके पास है, शक्ति उसके पास है, कानून उसके पास है, विधि विधान उसके पास है, सेना उसके पास है, पुलिस उसके पास है। आप क्या कर लोगे? झेलोगे ना आप तो। ठीक है। लेकिन झेलोगे आप तो इस जनता ने अभी क्या देखा? अभी उसने एक व्यक्ति का शासन देखा था, एक व्यक्ति का शासन उसने देखा,
और एक व्यक्ति में दो रूप देख लिए। किसने? जनता ने। जो राज्य की जो प्रजा है उसने क्या देख ली? एक व्यक्ति में दो रूप। एक राजतंत्र था, उसके बाद निरंकुश तंत्र हो गया। अब जनता क्या चाहेगी? जनता चाहेगी यार सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, है ना। वापस राजतंत्र की ओर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी निकृष्ट हो सकता है। भाई मनुष्य का जो स्वभाव है वो चंचल है। जैसे हम और आप हैं, पत्ते की तरह उल्टा पलटते रहते हैं। सुबह विचार कुछ और होते हैं, अगले पल कुछ और होते हैं, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और, रात में कुछ और। हमारी मनोवृत्तियां बदलती रहती हैं। तो हम राजा के बारे में क्यों कहें कि वो एक ही मनोविज्ञान पे चले? लेकिन राजा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी राज्य सत्ता का सर्वाधिकारी वादी तो वही होता है, लेकिन वहां उसको उसका सिर्फ हित होना चाहिए, राज्य हित। लेकिन क्या बदल गया? उसका मनोविज्ञान बदल गया, स्वहित में आ गया, और इसलिए वो राजतंत्र कहां परिवर्तित हो गया? निरंकुश तंत्र में। और जब प्रजा क्या करेगी? अब प्रजा कहेगी भाई एक व्यक्ति का तो हमने शासन देख लिया, अब सत्ता एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए? कुछ व्यक्तियों के पास होना चाहिए, है ना। तो अपन यहाँ दूसरे नंबर पर लिख दो, अरस्तु कहता है कुछ व्यक्ति, आ जाओ, कुछ व्यक्ति के पास शासन होना चाहिए। अभी किसके पास थी? एक व्यक्ति के पास। राज्य हित में था तो राजतंत्र था, स्वहित में पहुंच गया तो निरंकुश हो गया। अब इसके बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ तो कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता पहुंची, और वो कुछ व्यक्तियों के हाथ में जब सत्ता पहुंची तो वो बन गया कुलीन तंत्र। क्या बन गया? ये कुलीन तंत्र बन गया, है ना। इसमें अपन को तीन चीजें याद रखनी है। जन्म, जन्म मतलब कई लोग कुल में श्रेष्ठ होते हैं, वंश में श्रेष्ठ होते हैं। अपन कहते हैं कि हमारे पुराने दादा, हमारा ये वंश था, है हमारा ये घराना था, है ना। ठीक है। जन्म, संपत्ति और गुण। अरस्तु कुलीन तंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कहता है। ये कहा कहता है कि कुलीन तंत्र सबसे बेस्ट शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें गुण को महत्व दी जाती है, संपत्ति और जन्म। कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है ना। नेता जन्म नहीं लेता, नेता बनता है भूमि से, है ना, संघर्ष करके बनता है। लेकिन आजकल नेता जन्म से पैदा होने लगे, है ना। जन्म से पैदा होने लगे मतलब वंशों के आधार पर। जितने भी हमारे देश में महत्वपूर्ण नेता हैं, उनकी पीढ़ियां नेतागिरी कर रही हैं, उनकी पीढ़ियां भी नेतागिरी कर रही हैं। और पिछले 50-60 सालों से अपन उन्हीं के वंशों को देखते चले आ रहे हैं कि एक पहले उनके पिताजी थे, फिर उनका लड़का आया, फिर उनका भतीजा आया, फिर उनकी बहू आ गई, फिर उनके फलाने आ गए, फिर ढकाने आ गए, और इनकी पूरा परिवार राजनीति में है। ठीक है। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर। क्लियर ना। दूसरा, संपत्ति, उनके पास संपत्ति बहुत है। जो भी नेता है, जो वर्षों से नेतागिरी कर रहे हैं, जिनकी पीढ़ियां नेतागिरी कर रहे हैं, उनको पैसों की कोई कमी है क्या? लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार ही राजनीति में था एक समय। मुलायम सिंह यादव, उनका पूरा परिवार ही राजनीति में था। कोई सांसद था, कोई विधायक था, कोई मंत्री था, कोई जनपद अध्यक्ष था, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे के सारे लोग थे। आज भी यदि अपन इनके नाम डाल रहे हैं तो ऐसे सैकड़ों नेता हैं जिनकी पूरा वंश राजनीति पे चल रहा है। एक शुरू होता है, एक खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा आ जाता है। और आम पब्लिक उनको मानती भी है, इसलिए क्योंकि विरासत से चली आ रही है ना। माधवराव सिंधिया को देख लो आप, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लो, उनकी पूरी पीढ़ी देख लो, ऊपर से लेकर नीचे तक सब राजनीति में थे। क्या पैसों की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, संपत्ति भी उनके पास बहुत है। तो इस प्रकार से तीन चीजें अरस्तु कहता कि जन्म के आधार पर, संपत्ति और गुण के आधार पर। तीसरा उसने गुण भी शामिल कर दिया। भाई गुण है तब तो वो चला रहा वंश, नहीं होता तो नहीं चला पाते। तो ऐसे व्यक्तियों का जो शासन है वो कहलाता है कुलीन तंत्र। ठीक है।
अब देखिए, इसमें अपन ने किसकी बात की? संपत्ति की बात की। इस कुलीन तंत्र में कौन भी शामिल है? एस जे भी शामिल है, जे भी शामिल है और जे भी शामिल है। ठीक है, इसमें और इसमें टकराहट नहीं हो सकती, लेकिन इसमें और इसमें टकराहट हो सकती है ना? कैसे कह सकते हैं अपन ये बात? कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स ने एक इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है। उसने कहा कि आदिम युग से लेकर वर्तमान तक का जो युग है वो दो वर्गों का रहा है, एक शासक और दूसरा शोषित, है ना? पूंजीवादी थे, स्वामी तो श्रमिक तो दास थे, है ना? अपने यहाँ भी देख लो, सामंतवादी लोग थे, सामंतवादी के लोग थे तो नीचे मजदूर थे, किसान थे, बहुत सारी चीजें थी। तो वो कहा करता था कि जितने भी संपत्तिशाली जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए शासन सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, है ना? अपन ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को कैपिटलिज्म चलाता है भी सही बात है ना? जिसके पास संपत्ति होती है वो सर्वप्रमुख होता है, और जिसके पास गुण होता है वो सेकेंडरी आता है। संपत्ति वाला पहले आ जाता है, गुण वाला बाद में आता है। और जब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता होगी और यदि ये राज्य हित में काम कर रहे हैं तब तक कुलीन तंत्र है। राज्य हित से स्वहित में कब आएंगे? ये स्वहित में कब आएंगे? जब इनकी संपत्ति का बोलबाला बढ़ जाएगा, है ना? संपत्तिशाली लोग बगावत करेंगे, किससे? गुण वाले से। गुण वाले बगावत करेंगे जन्म वाले से कि हम तो गुड़ी आदमी हैं, तुम तो साले जन्म से आए हो। इनके बीच में क्या हो जाएगा? टकराहट हो जाएगी, मत विभिन्नता होगी, स्वार्थ से स्वार्थ टकराएंगे। और जब ये सारी की सारी चीजें टकराएंगी तो ये राज्य हित में जो काम कर रहे थे ये कुलीन तंत्र, ये क्या हो जाएगा? स्वाहित में परिवर्तित हो जाएगा, विकृत हो जाएगा ये। और विकृत हो जाएगा तो ये कुलीन तंत्र कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? धनिक तंत्र में। अब किसके पास आ गई सत्ता? धनिक लोगों के पास आ गई। ये तीन वर्ग थे, इसमें किसके पास पहुंच गए? संपत्ति वाले के पास पहुंच गए। ठीक है, किसके पास पहुंच गए? अब जब ये यहां आ जाएगा तो क्या ये लोग शांत बैठेंगे? खुन्नस निकालेंगे ये लोग, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? फिर टकराहट होगी दोनों के बीच में। समझ में आना? क्या होगी? फिर टकराहट होगी दोनों के बीच में। और जब ये टकराहट होगी, धनिक तंत्र मतलब जो संपत्तिशाली जो लोग हैं, जब इनके हाथ में सत्ता पहुंच जाएगी तो ये इनको डैमेज करने की कोशिश करेंगे और ये षड्यंत्र पूर्वक इनको डैमेज करने की कोशिश करेंगे। अंततोगत्वा फिर जनता परेशान होगी। अब जनता ने क्या कर लिया? पहले एक व्यक्ति का शासन देखा, फिर कुछ व्यक्तियों का देखा, अब क्या करेगी वो? अब यार कुछ ज्यादा लोग हों, कुछ नहीं ज्यादा, है ना? तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, अधिक व्यक्तियों का शासन। अधिक व्यक्तियों का शासन, इसको अरस्तु कहता है मध्यम वर्गीय शासन। मध्यम वर्गीय शासन, मध्यम वर्गीय शासन मतलब देखो, हमने श्रेष्ठ को भी देख लिया, श्रेष्ठतम को भी देख लिया, धनिकों को भी देख लिया। अब कौन आएंगे? मध्यम वर्ग। समाज का वह वर्ग जो बिल्कुल मध्यम है, ना एकदम गुणों में श्रेष्ठ है, न संपत्तिशाली है और न जन्म से श्रेष्ठ है, ना राजवंश से आता है। कहां से आता है? समाज से आता है ना? अरस्तु कहता है कि ये जो मध्यम वर्गीय जो शासन है इसको कहता है ये है प्रजातंत्र। इसको कहते हैं प्रजातंत्र। और इसके लिए उसने शब्द यूज किया है पॉलिटी। एक्चुअली पॉलिटी ये है, सही अर्थों में जो संविधान की जो इबारत अरस्तु लिखता है, जो चाहता है कि राज्य का जो श्रेष्ठ शासन हो वो कौन सा है? पॉलिटी। और पॉलिटी कहां पर है? तीसरे नंबर पर। इस शासन व्यवस्था को अरस्तु सबसे श्रेष्ठ शासन मानता है। इसलिए मानता है क्योंकि इसमें धनिक तंत्र और निरंकुश तंत्र की जो बुराइयां थी वो क्या हो जाती है? दूर। और क्या बचता है? गुण। और वो गुण जो शामिल हो जाते हैं किसमें? प्रजातंत्र में।
प्रजातंत्र से कंफ्यूज मत हो ना, इसको अपन इंग्लिश में ही समझना कि इसको क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं, डेमोक्रेसी नहीं कहते, इसको ध्यान रखना, इसको कहते हैं पॉलिटी। अरस्तु की भाषा में इसको अपन कहेंगे पॉलिटी। क्लियर ना? अब ये प्रजातंत्र भी जो है, इसको जिसको अरस्तु श्रेष्ठ शासन कहता है, सर्वश्रेष्ठ शासन कहता है, इसमें इन दोनों के गुण हैं और इनके अवगुणों को क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया, और इनके गुणों को भी इसमें क्या है, समाहित कर दिया गया। तो इस प्रकार से इन चारों शासन व्यवस्थाओं का जो एक गुण निचोड़ है वो कहां पहुंच गया, प्रजातंत्र में। इसलिए अरस्तु प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन बोलता है, विशेष रूप से किसको, पॉलिटी के लिए। लेकिन ये भी कब तक काम करेगी, कब तक है प्रजातंत्र, जब तक कि वो राज्य हित में काम कर रहा है। ठीक है, विकृत कब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन है, मध्यम वर्ग लोग हैं, तो मध्यम वर्ग को क्या ये लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। राजा कहेगा कि यार साला कल का छोकरा हमारे ऊपर शासन करेगा, होगा ना। संपत्तिशाली लोग कहेंगे कि यार ये हमारे ऊपर शासन करेंगे। समझ में आना, फिर टकराहट, ये वर्गों की टकराहट है ना। और जब मध्यम वर्गीय लोगों के हाथ में सत्ता आ जाएगी तो वो जनता के हित में तो काम करेंगे, लेकिन खुन्नस भी निकालेंगे, किसकी, इनके ऊपर, इनके ऊपर, इनके ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने भी तो अत्याचार किए इनके ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर। जब इनकी सत्ता थी तो ये बेचारे पीड़ित थे, और जब इनके हाथ में सत्ता आएगी तो किनके लिए काम करेंगे, इनके विरोध में काम करेंगे। और जैसे सत्ता का स्वरूप बदला, मतलब काम के तौर तरीके बदले, मनोविज्ञान बदला, राष्ट्रहित की जगह पर क्या आ गया, स्वहित, और वही चेंज आ जाएगा। अब प्रजातंत्र के बाद अरस्तु कहता आएगा क्या, भीड़तंत्र। क्या आ गया, भीड़तंत्र। इसको कहते हैं भीड़तंत्र। एक्चुअली भीड़तंत्र को ही कहा जाता है अंग्रेजी में डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। यहां कौन सा वर्ग था, मध्यम वर्ग, और यहां आ जाएगा निम्न वर्ग। कौन आ जाएगा यहां पर, निम्न वर्ग आ जाएंगे। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है, कहां से आया, निम्न वर्ग से आया कि नहीं आया। तो जब निम्न वर्ग के हाथ में सत्ता होगी तो क्या स्थिति बनेगी, क्या उसके लिए ये लोग काम करने नहीं देंगे, ये इतने सारे लोग, कितने लोगों से बुराई लेगा वो, अर्थात एक बहुत बड़ा भीड़ तंत्र तैयार हो जाएगा। निम्न निम्न लोग, जाति से भी, धर्म से भी, ज्ञान से भी, गुण से भी, संपत्ति से भी, सारे के सारे जितने भी दलित निम्न वर्ग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो सारे के सारे लोग सत्ता संभालेंगे। और जब ये सत्ता संभालेंगे तो फिर क्या होगी स्थिति, अब फिर जनता में एक विद्रोह होगा। क्या विद्रोह होगा, विद्रोह ये होगा कि हमने एक व्यक्ति का शासन भी देख लिया, कुछ का भी देख लिया, इसका भी देख लिया। अरस्तु कहता है कि जब यहाँ विद्रोह होगा, यहाँ जब विद्रोह होगा तो जनता ये कहेगी कि यार वो एक व्यक्ति का जो शासन था वो सबसे बेस्ट था, अर्थात फिर से राजतंत्र आ जाएगा। समझ में आया ना। और ये पहले फिर राजतंत्र आएगा, राजतंत्र के बाद फिर निरंकुश तंत्र होगा, फिर कुलीन तंत्र आएगा, फिर धनिक तंत्र आएगा, फिर पॉलिटी आएगी, फिर भीड़ तंत्र आ जाएगा, और ऐसे ये पूरा चलता रहेगा। इसको कहा जाता है चक्रीय सिद्धांत। इसको कहा जाता है अरस्तु का संविधान का चक्रीय सिद्धांत। मतलब ये साइकिल है, ये साइकिल बनती चलेगी। समझ में आना। तो अरस्तु ने अपने संविधान के वर्गीकरण को 3 आधार पर रखा। अरस्तु ने संविधान के वर्गीकरण को 3 आधार पर रखा। सबसे पहला संख्या के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा विकृति के आधार पर। और चौथा क्या कहता है कि ये साइकिल जो है बनी रहेगी। राजतंत्र के बाद निरंकुश आएगा, निरंकुश के बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, और इसके बाद ये आएगा, और इस प्रकार से ये पूरा शासन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। तो जिस दिशा में शासन चलेगा उसी दिशा में संविधान चलेगा। अर्थात इस दृष्टि से देखा जाए तो अरस्तु का शासन और संविधान एक दूसरे के क्या है, पर्याय है।
और ये जिस ओर राज्य को ले जाएंगे राज्य उसी साइड चला जाएगा। समझ में आना? तो मुख्य धाराएं यही है, समझ में आना? तो इसको कहा जाता है अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण। क्लियर ना? इसकी महत्ता क्या है? महत्ता तो इसकी सबसे पहले तो इसका महत्व ये इसलिए है कि पहली बार अरस्तु ने देश और दुनिया को ये बताया कि राज्य को चलाने के लिए शासन की जरूरत होती है। ठीक है, इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो शासन एक कला है। जो सुकरात कहा करता था कि शासन एक कला है, मुझे लगता है कि अरस्तु भी ये कहना चाहता है कि शासन को चलाना एक कला है, भले उसका एक वैज्ञानिक आधार है, लेकिन इस दिशा में ले जाना चाहता है कि शासन कभी मनमर्जी से नहीं चलना चाहिए। वो कहता है कि संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। संविधान की आवश्यकता क्यों है? इसलिए ताकि शासक जो है मनमर्जी से काम ना करे, विधि विधान के अनुसार, विधि विधान संविधान के अकॉर्डिंग वो काम करे। क्लियर ना? तो एक दृष्टि से तो अपन ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है कि अरस्तु ने ये बताने की कोशिश की कि राज्य को चलाने के लिए शासन की जरूरत होती है। दूसरा, उसने ये बताना की जरूरत पड़ी कि विधि विधान संविधान की भी जरूरत होती है। तीसरा, एक संविधान एक राज्य व्यक्ति के अच्छे के लिए होता है, मानव के श्रेष्ठ जीवन के लिए होता है। तो इसमें दो उद्देश्य छपे हुए थे। सबसे पहला, शासन का उद्देश्य है, शासक का उद्देश्य है कि वो राज्य के हित में काम करे, और दूसरा उद्देश्य मानव के श्रेष्ठ जीवन के लिए काम करे, ये भी बताता है। अगली बात इसमें जो एक इंपॉर्टेंस जो नजर आती है कि अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है, अर्थात वो इस सिद्धांत के माध्यम से देश और दुनिया के तमाम संविधानों की तुलनात्मकता की ओर ले जाता है। जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं एक राज्य का दूसरे राज्य से, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य का, तो किस चीज का अध्ययन करोगे आप? संवैधानिक वर्गीकरण का अध्ययन करोगे ना, कि कौन से राज्य में कौन सी व्यवस्था है इन सारी की सारी चीजों के लिए। तो इस सिद्धांत के माध्यम से वो एक तुलनात्मक राजनीति को भी दिशा देने का काम करता है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो अरस्तु के इस सिद्धांत की काफी उपयोगिता है। आलोचना यदि की जाए तो, यदि आलोचना की जाए तो इसकी सबसे पहले जो आलोचना है, सबसे पहली आलोचना वो ये है कि यह जो सिद्धांत है उसका संबंध संविधान से नहीं है। नहीं, तो किससे है? शासन से। पहली आलोचना क्या कि इसका जो सिद्धांत है, इसका भले ही वो संविधान शब्द यूज करता है ना, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यदि संविधानों को अपन देखें तो संविधान एक अलग चीज हो जाती है। भारत स्वतंत्र हुआ, भारत ने संविधान बनाया, अमेरिका स्वतंत्र हुआ, अमेरिका ने बनाया, रशिया स्वतंत्र हुआ, रशिया ने बनाया, चाइना ने बनाया, ब्रिटेन को तो अलिखित कहते हैं, विकास हुआ था, लेकिन कई ऐसे लोकतंत्री देश हैं जहां पर संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान से शासन चलता है, ना कि शासन से संविधान। लेकिन अरस्तु कह रहा है कि शासन से संविधान चलता है, तो अर्थात वो शासन और संविधान को अलग नहीं कर पाया। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो संविधान और शासन दोनों चीजें अलग अलग हैं, अर्थात ये संविधान से नहीं, ये शासन की बात करता है। ठीक है, दूसरी आलोचना देखें अपन। इसमें दूसरा, इसमें सरकारों का वर्गीकरण किया गया है, सरकारों का वर्गीकरण किया गया है, सरकारों का वर्गीकरण किया गया है, राज्यों का नहीं, राज्यों का नहीं। कैसे कह सकते अपन ये बात? भाई राजतंत्र से यदि निरंकुश तंत्र आ गया तो शासन बदला ना, राज्य तो नहीं बदला, राज्य तो स्थायी है ना। लेकिन अरस्तु क्या कह रहा है कि सरकारों के बदलने से राज्य भी बदल जाते हैं। एक कहावत भी, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, लेकिन राज्य तो वैसे ही होगा ना। राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, वो तो दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन सरकार ये सारी की सारी चीजें तो मूर्त है। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो सरकार का ये जो सिद्धांत है, ये सरकारों का वर्गीकरण तो करता है, आलोचना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें है अवैज्ञानिक। ये अवैज्ञानिक है सिद्धांत। अवैज्ञानिक क्यों है? अवैज्ञानिक क्यों है? हाँ, अवैज्ञानिक है
और संख्यावाचक है। अवैज्ञानिक और संख्यावाचक है। उसने कहा कुछ व्यक्तियों का शासन। अरस्तु ये तो नहीं बता रहा कि 2 3 4 5 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कुछ कितने? कुछ को अपन क्या माने? 100 200 250 300 400। और फिर वो कह रहा कि अधिक, तो अधिक क्या है ना, कितने अधिक, है ना। यदि हमारे भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है, तो इसमें से हम क्या माने सब, मतलब किसको? 1 अरब 40 करोड़ को मान लें कि 40 करोड़ को मान लें। तो ये संख्या का सही निर्धारण नहीं किया गया। उसने ये कहा कि एक कुछ और सभी, तो उसमें संख्या का निर्धारण नहीं किया। इसके कारण उसको क्या कहा जाता है? अवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है, इसमें प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया। प्रजातंत्र को क्या कह दिया उसने? भीड़ तंत्र। प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया इसने। प्रजातंत्र को उसने क्या माना? निम्न लोगों का शासन, भीड़ तंत्र, है ना, जहां पर सबसे ज्यादा दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, है ना। इसलिए इसको, इसकी आलोचना की जाती है ना। इसके अच्छा, इसके बाद ये 5वां नंबर जो कहता है कि ये सिद्धांत जो है वो आधुनिक राज्यों के लिए फिट नहीं है। आधुनिक राज्यों के लिए अनुचित। कैसे कह सकते हैं अपन अनुचित है? लागू नहीं होता। जैसे ये कह रहा कि राजतंत्र के बाद निरंकुश तंत्र आएगा, भारत में क्या होगा? सीधा लोकतंत्र आ गया, है ना। ऐसे दुनिया में ऐसा कोई राज्य नहीं मिलता जहां पर पहले राजतंत्र आओ, फिर उसके बाद निरंकुश तंत्र आ गया, फिर कुलीन तंत्र आयो। अब ब्रिटेन की बात कर ले तो ब्रिटेन में तीनों शासन व्यवस्था है, राजतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है, प्रजातंत्र भी है। अब उस प्रजातंत्र को क्या माने? पॉलिटी माने कि डेमोक्रेसी माने, है ना। ये भी तो क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। भारत में पहले अंग्रेजों का शासन था, है ना। अंग्रेजों के शासन को अपन क्या माने? राजतंत्र माने कि कुलीन तंत्र माने कि डेमोक्रेसी माने? क्योंकि वहां तो मिश्रित शासन व्यवस्था है। तो ऐसा कोई निर्धारण नहीं है किसी देश में। ऐसे अनूठे उदाहरण हमें नहीं मिलते हैं जहां पर इस प्रकार के संविधान वर्गीकरण से शासन सत्ता का निर्धारण किया गया हो, है ना। तो इस प्रकार, इसलिए भी हम इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? परिवर्तन चक्र जो वो बता रहा है वो त्रुटिपूर्ण है। परिवर्तन जो उसने चक्र बताया ना, त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण मतलब इसको अपन वैज्ञानिक नहीं मान सकते। उसने ये तो कहा कि जो राज्य हित में करेंगे वो अच्छी सरकार मानी जाएगी, लेकिन जो विकृत रूप से काम कर रहे हैं उनमें सुधार भी तो किया जा सकता है। जब मनुष्य में बिगड़ जाता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती कि नहीं होती है? तो क्या निरंकुश तंत्र में जो चला रहा है उसका हो सकता है उसके बाद की जो पीढ़ी हो, उसके बाद जो पुत्र वो बहुत बढ़िया शासन करे, तो आपने उसके बारे में बात क्यों नहीं की? आपने ये क्यों कहा कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा तो राजा जो श्रेष्ठ है उसका पुत्र नक्का नालायक ही निकलेगा? हो सकता है कि अपने पिता से ज्यादा अच्छा निकले, है ना। या उसका जो पुत्र है भले ही वो खराब निकल जाए, फिर उसका पुत्र हो सकता है ठीक निकले। अकबर को महान माना जाता है, अकबर को जो महान सम्राट माना जाता है मुगलों में। हाँ, और कई औरंगजेब भी रहा जिसको निकृष्ट माना जाता है। और भी कई मुगल शासक रहे, कुछ अच्छे रहे कुछ खराब रहे, है ना। अंग्रेजों के जो शासन में लॉर्ड रिपन को अपन क्यों श्रेष्ठ मानते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स, रान रिपन, और लेकिन कर्जन और इसको अपन लोग बुरा मानते हैं। एटली जिसने जो उदारवादी सत्ता का प्रधानमंत्री बना था, यदि वो प्रधानमंत्री नहीं बना होता तो भारत की स्वतंत्रता भी संदेह में थी, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे शासक होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन उसको जो चक्रीय परिवर्तन जो किया है वो उसका त्रुटिपूर्ण है ना। चलिए, और इसके बाद इसने और बाकी फिर आलोचना अपन मन से भी कर सकते हैं। तो ये था आपके अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण। बहुत बहुत धन्यवाद।